तो राष्ट्रवादी इतिहासकार अपने को अगर जो हार्डकोर राष्ट्रवादी हैं, जिसे आप आरएसएस और बीजेपी के रूप में जान सकते हैं, और अपने को राष्ट्रवादी की बात करते हैं, लेकिन इन क्रांतिकारियों के राष्ट्रवादिता के सवालों पे सवाल किया है, यह एक उन पे क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा जो सॉफ्ट राष्ट्रवादी इतिहासकार है, जिसमें इलाहाबाद स्कूल के तमाम इतिहासकार भी आएंगे, और इन इतिहासकारों ने भी इस काकोरी केस पे जो मैंने स्टडी किया उसके आधार पर बता रहा हूँ, विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया, केवल पासिक रिमार्क किया गया है, जैसे कि मार्जिनल सोसाइटी के बारे में भी पासिक रिमार्क किया जाता है। तो ये सवाल उत्पन्न करता है कि फिर आपकी राष्ट्रवादिता या आपका जो पेट्रियोटिज़म का जो सवाल है वो कितना सही है। उदाहरण स्वरूप मैं ये इन दोनों ही लोगों के बारे में, अच्छा जितना दिया गया है उसके बारे में भी देखने वाली बात है कि इन किताबों का यदि आप अध्ययन करेंगे तो एक शब्द आता है, वो है काकोरी षड्यंत्र। और काकोरी षड्यंत्र भी आता है, लाहौर षड्यंत्र भी आता है, ऐसे षड्यंत्र करके लिखा गया। और आश्चर्य की बात है कि अगर ये बात विदेशी इतिहासकार कहे, जिसे हम ओरिएंटलिस्ट कह रहे हैं, वो कहते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत के इतिहासकार, जिसे आप राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं, उन लोगों ने भी षड्यंत्र शब्द का एग्जाम्पल किया। मेरे पास बिपिन चंद्र सर की किताब है, ये किताब शिव वर्मा जी ने लिखा जो क्रांति, ये बिपिन चंद्र की किताब है। ये जो इंग्लिश वाली किताब थी उसी किताब का ट्रांसलेशन है, एक लेख ट्रांसलेशन है। इस पूरी किताबों में षड्यंत्र शब्द का एग्जाम्पल आता है। हालांकि बीच बचाव भी करने की कोशिश किया जा रहा है, इसको लेकर के बीच में बवाल भी बहुत मचा था। और शिव वर्मा सर की भी किताब है, जो साथी भगत सिंह के और इन लोगों के क्रांतिकारी के साथी थे, इन्होंने भी अपनी किताब में यही बात लिखी है। और ये क्यों लिखी है मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि षड्यंत्र तो नेगेटिव शब्द है ना, षड्यंत्र किसी ही हिसाब में ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत पॉजिटिव शब्द है इतिहासकार के शब्दों में। तो यदि षड्यंत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि यह अपने ही लोगों के खिलाफ आप एक तरह से साजिश रच रहे हैं कि उनको आप नेगेटिविटी के आईने में दे रहे हैं। और शायद इसी आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब भारत बहुत आगे जा चुका है, बहुत ही आगे जा चुका है, तभी हम बात करें। जरा सोचिए उस ज़माने में जब ये षड्यंत्र की बात आती होगी तो 90% जो उस ज़माने के पॉपुलेशन रही होगी या उस ज़माने के जो इंटेलेक्चुअल रहे होंगे वो मान लेते होंगे कि क्रांतिकारी षड्यंत्रकारी हैं, और तभी ये जाकर के सफल नहीं हो पाए, ऐसा लिखा गया है। क्योंकि इनकी सफलता 1924 से लेकर के 1930 तक 32 तक ये ख़त्म किया जा रहा है कि इसके बाद बिपिन चंद्र साहब कहते हैं कि इसके बाद कोई घटना नहीं घट रही है। तो यह बात समझ में नहीं आती कि इन्होंने षड्यंत्रकारी शब्दों को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे जब आने वाले समय में इसको लिखे तो षड्यंत्र न कहें, चाहे वो किसी भी वर्ग के बच्चे हों, अगर जिनमें थोड़ा भी इस देश के तथाकथित देश के, मैं उतना देश राष्ट्रवादी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि आप इसके बारे में लिखें, कम से कम हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से लिखें। मैं कई बार क्लास में ये बात कहता हूँ, ज़्यादातर मेरे छात्र ही हैं, असाइनमेंट के बहाने आए हैं लेकिन आए हैं, कि उनको कई बार कहता हूँ कि आपको ना भारतीय इतिहासकार बनना है ना ब्रिटेन का इतिहासकार बनना है। जैसे आप किसी बैकग्राउंड, किसी बाउंड्री को आप जैसे कैच करते हैं तो आप बायसनेस में हो जाते हैं। जैसे कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने हमेशा षड्यंत्र कहा, यह एक षड्यंत्र है, या ये कहें कि एक बायसनेस था इतिहास के प्रति। अब इन्हीं की बातों को देखिए, अगर हम विदेश में चलें, जिन इतिहासकारों का कहा यह जाता है कि क्रांतिकारी जो थे वो गोली बारूद बम के इस्तेमाल करते थे और सशस्त्र विद्रोह की बात करते थे, कई जगहों पे ये बात सही भी है, कई जगहों पे बात सही नहीं है। यदि हम ब्रिटेन की हिस्ट्री देखें तो ब्रिटेन में भी सशस्त्र विद्रोह हुआ था, लेकिन किसी ब्रिटिश इतिहासकार ने, यहाँ तक कि एरिक हॉब्सबॉर्न जैसे इतिहासकार ने भी ये बात नहीं कही थी कि ये ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र है। उन्होंने बल्कि इसका अलग नाम दिया था, जैसे मैग्ना कार्टा,
मैग्ना कार्टा बेसिकली राजा को मजबूर किया गया था साइन करने के लिए, लेकिन उसका नाम हमने मैग्ना कार्टा दिया। जब राजा को फांसी चढ़ाई जाती है तब भी षड्यंत्र था पहले राजा के खिलाफ, तभी ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसको षड्यंत्र न कह करके क्या कहा कि यह ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, एक बड़ा नाम दिया कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, और बिल ऑफ राइट्स की बात की। इसी तरह से जब थॉमस पेन वहाँ पहुँचे अमेरिका में, तब भी ऐसा लगता था कि यह षड्यंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन से भाग करके अमेरिका गए थे, तो वो भी षड्यंत्र था। पर किसी ब्रिटिश इतिहासकारों ने ये बात नहीं लिखी कि एक षड्यंत्र है। और वहाँ से फ्रांस में आते, फ्रांस के इतिहासकारों ने भी इस बात को, जैसे जॉर्ज लेफाब्रे ने नहीं लिखा कि षड्यंत्र है। तो आप जरा सोचिए कि हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता में कितना अंतर है। जो अपने आप को प्रखर राष्ट्रवादी कहते हैं, जिसके मैंने नाम लिया, और जो अपने आप को सॉफ्ट राष्ट्रवादी कहते हैं, दोनों ही राष्ट्रवादियों ने इस शब्द का नाम नहीं लिया। तो ये एक समझदारी समझने वाली बात है कि इतिहासकार के नज़रों में इस फैक्ट को हम कैसे विजुलाइज करें। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है बिपिन चंद्र साहब ने, आतंकवादी शब्द इस्तेमाल किया है। अब ये आतंकवादी शब्द को लेकर के बीच में जब सर जिंदा थे तो बहुत बवाल मचा था कि ये आतंकवादी कैसे हो सकते हैं, और देर आए दुरुस्त आए, बीजेपी की सरकार ने इसको एक्शन नाम दिया ही बाद में। और कभी बीजेपी में ऐसे पढ़ाई करने वाले होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको एक्शन कहा है, तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये बात सही रही कि इसको काकोरी एक्शन कहा है, काकोरी षड्यंत्र के जगह पे। जैसे भी आया ये प्रभाव पड़ता ही रहता है। तीसरी बात, जो क्रांतिकारी वाली शब्द बात जिसको आतंकवादी शब्द कहा गया, ये शब्द भी इसको लेकर के बड़ा हिस्टोरियन में, खासकर विपिन चंद्र सर के ज़माने में ही ये बात हुई थी। बाद में उन्होंने कहा था कि हमने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि ये आतंक को पैदा करते थे, जबकि इस तरह की बात सही नहीं है। भगत सिंह ने जब बम फेंका पार्लियामेंट में, तब ये बात कही थी कि हम केवल बहरों को सुनाने के लिए बम फेंक रहे हैं, किसी की हत्या नहीं करना चाहते हैं। और इस किताब में लिखा भी है कि क्रांति का मतलब केवल ये नहीं है कि किसी की हत्या कर देना, क्रांति का मतलब वो खुद भी लिखते हैं। इसी किताब में लिखा हुआ ये इस किताब में, शिव वर्मा सर की किताब में लिखा हुआ है, वो कई जगह पे बात कहते हैं कि ये अद्यप की ये एक्टिविटीज़ क्रांतिकारी है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। यह शब्द बार बार लिखते हैं कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। अगर ये बात सही है तो आतंकवादी शब्द इन सभी इतिहासकारों में कैसे आ गया, चाहे B.R. ग्रोवर हों, चाहे बिपिन चंद्र हों, चाहे सुमित सरकार हों, या तमाम शेखर बंदोपाध्याय हों, तमाम इतिहासकारों ने ये बात आतंकवादी शब्द आई और रिवोल्यूशनरी को क्रांतिकारी शब्द कहा। अब क्या हम ये मान लें कि भारत के अन्य लोग जो थे क्रांतिकारी नहीं थे? गांधी को किस में आप रखेंगे? किस खांचे में गांधी जी को रखा जाएगा? किस खांचे में सरदार पटेल को रखेंगे आप? किस खांचे में आप तिलक को रखेंगे? किस खांचे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप रखेंगे? माने कौन सा शब्द से इनको संबोधित करेंगे? क्या हम के लिए उन्हीं को बात माने जो बंदूक उठाते, उन्हीं को क्रांतिकारी कहेंगे, या ऐसे लोग भी जो अमेरिकन जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं उनको क्रांतिकारी कहेंगे? यह एक बड़ा डिबेट का प्रश्न है कि किसको आप क्रांतिकारी कहेंगे। मेरा नज़रिया यह है, जो भगत सिंह का नज़रिया है, कि क्रांति उसको कहेंगे, एक विचारधारा है, एक समाज के लार्जर पर्सपेक्टिव में हमको आंदोलन करने की क्रिया को क्रांतिकारी शब्द कहेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि क्रांतिकारी शब्द को इन इतिहासकारों ने ऐसा तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत किया है कि ऐसा लगता है कि जो क्रांति की बात करेगा वो माओवादी हो जाएगा, जो क्रांति की बात करेगा वो एक खून पीने वाला इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं। अब आप देखिए, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पर नज़र डालें इन्हीं का, तो जब हम फ्रांस की बात करते हैं, मैंने कई बार अपने बच्चों को पढ़ाते हुए फ्रांस की बात की है कि राजा को जब गिलेटिन पे चढ़ाते हैं तो न केवल रॉब्सपियर चढ़ाता ही है बल्कि उसका खून भी पीता है, और खून पीकर बोलता है कि आज मैंने राजतंत्र की समाप्ति कर दी। क्या उसको हम क्रांतिकारी के खांचे में नहीं डालेंगे? लेकिन किसी इतिहासकार ने रॉब्सपियर को या इन तमाम लोगों को क्रांतिकारी शब्द के जगह पे नहीं डाला, बल्कि उनको रीन ऑफ टेरर कहा है, आतंक का राज जरूर कहा है, लेकिन उनको नेगेटिविटी के रूप में प्रेजेंट नहीं किया है। आज भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने
नेपोलियन बोनापार्ट के साथ साथ इन सभी क्रांतिकारियों को एक आस्था प्रकट की। हमारे देश में कभी इन क्रांतिकारियों के लिए किसी सरकार ने बहुत ज़्यादा आस्था प्रकट करते मैंने नहीं देखा है। चाहे वो भगत सिंह के बारे में हो, चाहे अशफाकुल्ला खां के बारे में, चाहे रोशन सिंह के बारे में हो, चाहे पंडित बिस्मिल के बारे में हो, इनके बारे में मैंने कहीं पे देखा नहीं। अगर देखा होता तो जाहिर है कि मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये बात रही होती, या हम इनके बारे में जानते पर जानते नहीं हैं। तो या सोचिए कि एक बाइनरी में प्रेजेंट करने की कोशिश की है भारतीय हिस्ट्री को। इस हिस्ट्री को एक तो आपके साम्राज्यवादी भी दुश्मन है, उन्होंने आपके हिस्ट्री को तोड़ मोड़ को प्रस्तुत किया। दूसरे यहाँ के इतिहासकारों ने भी इन क्रांतिकारियों के बारे में तोड़ मोड़ को प्रस्तुत किया, जो कि ये बातें ठीक नहीं है। मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात मैं इसके साथ ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक फैक्ट साथियों ने बताया। बेसिक फैक्ट ये बता दिया कि कैसे 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ के लिए निकलती थी, बीच में ही एक स्टेशन आता है जिसका नाम काकोरी है, और लाजेंद्र रहली इस ट्रेन के चैन को खींच करके इस ट्रेन पर रोक देते हैं, जिसके बाद सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसमें बहुत नाम है, फैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें एक जो विशेष बात है, ये सब आप फैक्ट जानते हैं, इसमें फिर इतिहास में एक क्वेश्चन मार्क आता है। क्या क्वेश्चन मार्क है? हमने उज्ज्वल से इस बात को कल परसों काफ़ी डिस्कस किया था। आमतौर पे इतिहास में ये बात लिखी गई है कि काकोरी जो घटना इसलिए घटी थी क्योंकि उसमें जो माल थे या जो बारूद थे उसको लूटने का, धन लूटने का प्रयत्न था, और प्रयत्न की कोशिश में यही बात आम तौर पे लिखी गई है। पर उज्ज्वल से ये बात करते समय पता चला, उज्ज्वल ने ये बात बताई हमें, और मैंने भी कहीं से पढ़ा कि ये जो टैक्स के पैसे लेके जाते थे, अंग्रेज जो टैक्स लेके जाते थे, वो बेसिकली टैक्स क्या था? वो टैक्स हमारे ही देश के लोगों पे लगाया गया टैक्स था, और उस टैक्स को ये ज़बरदस्ती वसूल को ले जाते थे, और इस टैक्स को अपने ही देश के टैक्स को वसूल करने के लिए इन क्रांतिकारियों ने उस माल को लूटने का प्रयत्न किया। ये अंग्रेज़ों का माल नहीं था, जो उसके बारे में इतिहासकारों ने कहा कि अंग्रेज़ों के माल थे, अंग्रेज़ों के बाद। यह भारत के ही लोगों का अपना टैक्स का पैसा था, और टैक्स की कहानी तो पूरी दुनिया में एक अजब कहानी है। और हम सब यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों को पता है, शायद सभी लोग टैक्स देते हैं सरकार को, और किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं। और जो कर प्रणाली है वो इतना दोषपूर्ण प्रणाली रही है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, कि आप इसी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, इसी वजह से आप मैग्ना कार्टा भी आया, कर की दोष की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ये था कि राजा ही सब कुछ असूलेगा, बाकी सामंतों को नहीं मिलेगा। ये सामंत थे बेसिकली, और सामंतों ने कर वसूलने का कोशिश की, और आपके ब्रिटेन में ये नतीजा आया। इसी तरह से हम अमेरिका में भी देखते हैं यही हाल। फ्रांस में ज़्यादातर कर दोष प्रणाली थी, 90% जो कॉमन लोग थे वो कर देते थे। भारत में कर को लेकर कभी रिवोल्ट जैसी घटना नहीं घटी। हमने नहीं देखा कि भारत में कभी कर को लेकर के हमारे बच्चों में, हमारे समाज के लोगों में कर को लेकर कोई विद्रोह की बात हुई। हम सब कर कितना आसानी से देते हैं, और आप सबको पता है, आपके छोटे से छोटे चीज़ को लेकर बड़े से बड़े चीज़ को लेकर के कर देने का हम प्रयास करते हैं। तो अब ये है कि ऐसा क्यों हुआ, हम कर पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब हम इनके विषय पे आते हैं कि ऐसा क्या वजह थी कि जो क्रांतिकारी समाज के लोग थे उनके इतिहास में जगह नहीं मिली। बिपिन चंद्र कहते हैं कि इसके पीछे बड़ा रीज़न ये था कि इन क्रांतिकारियों ने, बिपिन चंद्र के हिसाब से 1924 से लेकर 1930 के बीच में क्या हुआ कि गांधी जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और ये क्रांतिकारी गांधी जी के प्रभाव से निकले भी थे। तो इनका ये कहना कि गांधी जी के प्रभाव की वजह से ये क्रांतिकारी आंदोलन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, और जब चल नहीं पाया तो ये फेल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ये क्रांतिकारी आंदोलन जो हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन बना था, जिसको
रामप्रसाद बिस्मिल जी ने, सचिन सन्याल ने जो बनाया था, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि अमेरिका के आधार पे गणराज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इन किताबों में जो मेरे पास ये देखिए, ये इसमें संस्मरण है बहुत। ये जो यश की धरोहर क्रांतिकारियों का संस्मरण है, इसमें पूरा का भगवान दास महापौर, सदाशिव राव मलकापुरकर और शिव वर्मा, इनमें ये लोग, इनके संस्मरण हैं बहुत। और आप संस्मरण पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से मजाक कर रहे हैं, किस तरह से गाने गा रहे हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, और कितनी कठिन समस्याओं में इस संस्मरण में दिया होगा, कितनी कठिन समस्याओं में ये रह करके क्रांतिकारी को अंजाम देते हैं। काकोरी ही केस में हम देखते हैं कि सब लोग पकड़े गए, चंद्रशेखर आज़ाद भाग जाते हैं, कितनी मुसीबत से अपना चेहरा बदल करके, नाम बदल करके, सबका नाम बदला हुआ था, किसी को पंडित कहा जाता है, किसी को अज्ञे कहा जाता है, अलग अलग नाम हैं। जैसे भगत सिंह को ही पंडित का उपाधि से बताया जाता है, किसी इनको सदाशिव राव मलकापुर को शायद कैलाश कहा जाता है, ऐसे लोगों के नाम बदले। रामप्रसाद बिस्मिल जी को भी अज्ञे कहा जा रहा है। तो ये नाम बदल करके, पूरा का पूरा नाम बदल करके अपने क्रांति को अंजाम देते हैं, और ये इतना रिस्क लेते हैं इस किताबों का हिसाब से। लेकिन जो अच्छी बात ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कभी कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे, छुआछूत को मानते थे, उनका ऐसा बैकग्राउंड था, छुआछूत को मानते थे, अंधविश्वास को मानते थे। रामप्रसाद बिस्मिल के संज्ञान में जब आए तो इन्होंने जातिवाद को छोड़ा, कट्टरवाद को छोड़ा, और जब ये बहुत से क्रांतिकारी नास्तिक हो गए क्योंकि भगत सिंह के प्रभाव में, भगत सिंह उनके आइडियल एक हीरो हुआ करते थे जिन्होंने इसको माना। तो जरा सोचिए कि इनके प्रभाव में उस ज़माने में इतना कट्टर जातिवाद था, अंधविश्वास था। जैसे एक जगह पे चंद्रशेखर जो है मीट नहीं खाते हैं, मैंने बताया कि वो कट्टर थे, बहुत मीट नहीं खाते हैं, लेकिन इन सभी भगत सिंह के प्रभाव में आकर के वो मीट खाते हैं, तो बड़ा मजाक में कहते हैं, बड़ा मजाकिये लोग रहते हैं, खासकर ये लोग, सभी लोग। तो एक बार अंडा खाने गए, तो शायद इनमें किसी का नाम है, तो बोले कि अंडा तो यार मांसाहारी तो होता नहीं है, ये तो मतलब शाकाहारी है, इसलिए अंडा खा रहे। भगत सिंह चंद्रशेखर बोले तो अंडा खा गए। तो किसी ने सार्कास्टिक रिमार्क किया, ठीक है, मुर्गी जो है ना वो वृक्ष है, और तो इस तरह के मजाक बहुत है इनमें, काफ़ी ये लोग मजाक आपस में करते हैं, और शक भी बहुत करते हैं कि कैसे एक छोटे से घर में रह करके क्रांतिकारी का अंजाम देते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब बहुत डिटेल है, और कैसे जो विरासत की बात की गई ना, जब इतिहासकार ये बात कहते हैं कि आपकी विरासत समाप्त हो गई, या ये कहते हैं कि जिनका जो प्रभाव था वो ख़त्म हो गया। अगर प्रभाव ख़त्म होता दोस्त, तो हम लोग यहाँ पे क्या बैठते? नहीं बैठते। इसका मतलब इतिहासकारों ने इस बात को इग्नोर किया। अब वो भी बैठे कहाँ हैं हम? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ये JNU का कैंपस नहीं है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस है। इस कैंपस में हम लोग बैठकर विरासत की बात कर रहे हैं। विरासत का अर्थ क्या है? विरासत का अर्थ है कि आप उन क्रांतिकारी आइडियाज़ को अपने जीवन में ट्रांसलेट करें, और जब आप उस क्रांतिकारी आइडियाज़ को ट्रांसलेट करेंगे तो आप न केवल जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट था उसको समझेंगे। समाजवाद का मतलब यहाँ पे है कि हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण करना। इन्होंने ये रूस से प्रभावित थे, तो हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण करना। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा, जो मैं कई बार कह चुका हूँ, फीस साइक का मुद्दा मैंने कई बार कहा, यदि जरा सोचिए कि यदि फीस वृद्धि 0 हो जाए या मुफ्त हो जाए, तो यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जो शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, जो कभी नहीं हो पाया। ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट था। समाजवाद को संविधान सभा में बहुत डिस्कस किया गया था, और यही बात ये क्रांतिकारी कहते हैं कि जब जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता, उसके पीछे यही मंशा थी कि सोशलिस्ट शब्द इसीलिए लाया गया, भगत सिंह के प्रभाव से सोशलिस्ट शब्द लाया गया। ये लाया किस लिए गया? क्योंकि आप एक समाजवाद की तरफ जाएंगे जहाँ पे हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण होगा, एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण होगा, ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होगा। जब ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होगा तो ये जो गरीबी अमीरी का जो किस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस देखिए, अंग्रेज़ों ने
हमारे देश में जो टैक्स प्रणाली की हम बात कर रहे थे, ज़मींदारों को जो अस्थाई बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट था, उसके माध्यम से ज़मींदारों को ये कह दिया कि आप ज़मीन के मालिक हैं, जितना मन चाहे उतना टैक्स कलेक्ट कर लें। तो ज़मींदारों ने क्या किया, फिर जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते थे कलेक्ट किए, और उसका मदर इंडिया में हम देख सकते हैं कि